नमस्कार बच्चों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कल जो भर्ती आई है यूपी एसआई की, उसको लेकर काफी उत्साहित होंगे और होना भी चाहिए। बहुत लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार था, लेकिन बिना दबाव के सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती, ये बात तय है। ट्विटर कैंपेन हुई तभी जाके ये विज्ञप्ति आई है, वरना हो सकता है कि 2-3 महीने बाद आती। हालांकि भर्ती बोर्ड ने तैयारी कर रखी थी, भर्ती देनी है, लेकिन ये समस्या समझ में नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है। यूपी पुलिस का जब कांस्टेबल का है तब भी ऐसे ही करनी पड़ी, अब एसआई की बात है तब भी ऐसे ही करना पड़ा। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। आज मैं संजय चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग उत्तर प्रदेश के जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो मैं दूर करने के लिए आया हूं। कंफ्यूजन कई हैं, आईजी में छूट को लेकर है, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर है ना, एग्जाम कब होगा उसकी डेट को लेकर है, कई तरह के कंफ्यूजन है। उसी पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। चलिए, यूपीएसआई 2005 की जो विज्ञप्ति वो आप जानते हैं आ चुकी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, लखनऊ में, आप जानते हैं इसने निकाली है भर्ती। 12 अगस्त 2025 को आ गई है ये भर्ती। जो है, ध्यान रखना, ये जो 4 चीजें दी हुई हैं, ये इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो थाने की पुलिस होती है, जिसे आप वास्तव में दरोगा जी समझते हैं, दबंग दरोगा समझते हैं, ये वो वाले दरोगा होते हैं जिन्हें जिन्हें दबंग दरोगा कहते हैं। जो 42 है वो ये दरोगा है। ठीक। प्लाटून कमांडर जो पीएससी में होते हैं, ये उनके लिए है। महिला बटालियन पहली बार बनाई गई है, ये केवल महिलाओं के लिए है। इस वाली में जो वैकेंसी है, 60 के आसपास जो वैकेंसी है इसमें, उसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इस वाली में महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लिखा हुआ भी है महिला पुरुष। इसमें केवल जो है ये महिला उपनिरीक्षक है। महिला बटालियन में महिला ही रहेंगी, तो पुरुष तो रहेगा नहीं ना, तो इसलिए पुरुष इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक, ये है प्लाटून, ये पीएससी के लिए है। प्लाटून कमांडर ये एसएसएफ जो होते हैं, ये उनके लिए, जो उत्तर प्रदेश में जो विशेष पुलिस जो बनाई गई है, ये नागरिक पुलिस में से पहले इसमें जाते थे। ठीक है, जैसे लखनऊ मेट्रो है ना, हवाई अड्डे हैं, उन पर जो लोग रहते हैं, भारत उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सिपाही जो रहते हैं और दरोगा जो रहते हैं, वो इसमें भर्ती होते हैं। तो एसएसएफ के लिए अलग से वैकेंसी निकाल दी गई, पहले से ही तय कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये एसएसएफ के लिए है, ये पीएससी के लिए, और ये महिलाओं के लिए। इन तीनों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। जो पुरुष हैं, महिलाएं, इन सभी के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें ये केवल पुरुष के लिए है, इसमें महिलाएं आवेदन नहीं करेंगी। ये सुरक्षा बल है पुरुष करके। ठीक है, महिला इसमें कर सकती है, इसमें कर सकती, ये पुरुषों के लिए, ये भी महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल पुरुषों के लिए है, ध्यान रखेगा। सिर्फ पुलिस पुरुष के लिए है। ये महिला बटालियन है, ठीक है ना, ये महिला बटालियन बनाई गई है अलग से, इसमें केवल महिलाएं ही करेंगे, इसमें पुरुष नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे वरीयता देनी पड़ेगी आपको, तो वरीयता में जाहिर सी बात है सबसे ऊपर यही रहेगा, उसके बाद ये वाला रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद ये वाला रहेगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए आप भी सबसे ऊपर यही रखेंगी, उसके बाद फिर आप ये रखेंगे। ठीक है, ये है चांस। इस बार महिलाओं की वैकेंसी काफी है, तो यहां से समझ जाना चाहिए कि कौन सी पुरुषों के लिए, कौन सी महिलाओं के लिए, और कौन सी पुरुष और महिला दोनों के लिए, वो इस पर सामने लिख दिया गया है। ठीक, आप देखते हैं इसके आगे क्या है। अब कितनी है, ये 1750 है। जैसे जनरल के लिए मानी जाती है यूपीएसआई जो उपनिरीक्षक है, थाने वालों के लिए 1750, ये जनरल के लिए। ये ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत अच्छी है, इस बार 422 है। पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब चीजें, ये आप देख रहे हैं नीचे। फिर अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही पद आ गए। इसमें जो प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए है ये। ठीक है, ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, लिख दिया ना, केवल पुरुषों के लिए है केवल। इसमें केवल पुरुष ही अप्लाई करेंगे, महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं करेगी। जो 60 वैकेंसी ये है आपकी।
महिला बटालियन है, ये महिला उपनिरीक्षक के लिए, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। ये 106 जो वैकेंसी है ये केवल महिलाओं के लिए, 60 वैकेंसी जो है ये पुरुषों के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए। तो इसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, ठीक, इसमें केवल पुरुष अप्लाई करेंगे। और इससे पहले वाले में मैंने आपको बता दिया कि किसमें महिला और किसमें पुरुष है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आप आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयनित केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन की 12 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब जो कॉमन बातें आप सब जानते ही हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। आवेदन शुल्क 500 रुपए है, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए सब जो है 400 रुपए है, ठीक। ये देखिए आप, विज्ञप्त पदों में चयन आरक्षण नीति के लिखित परीक्षा में प्राप्त श्रेष्ठतम आवेदन पर अंकित वरीयता क्रम के आधार पर होगा। यह वरीयता क्रम बहुत जरूरी है। इसमें आपको जैसे यूपीएसआई जो उपनिरीक्षक नागरिक वाली है वो ऊपर रखनी है, बाकी तो आप पे निर्भर करता है, आपके दोस्त आपको क्या बताते हैं उस पर। लेकिन एक सामान्य व्यू ये होता है कि जैसे ना आईएएस आईपीएस का होता है, उसमें ज्यादातर लोग ऊपर आईएएस रखते हैं, फिर आईपीएस रखते हैं, और उसके बाद जो है आईआरएस वगैरह। जिसको आईपीएस पुलिस पसंद है वो पहले नंबर पर आईपीएस रख लेता है, और फिर आईएएस रखता है नीचे। अब उसको फिर आईएएस नहीं मिलेगी, क्योंकि आईएएस की रैंक क्या होगी, ऊपर होती है। तो अगर आपके नंबर ज्यादा हैं और आपने पहली प्रेफरेंस पीएससी वाली भर दी है, तो आपको पीएससी ही मिलेगी। दोबारा देख सुन लो आप, अगर आपके नंबर ज्यादा हैं, आप मेरिट में बहुत ऊपर हैं, और लेकिन आपने पहली प्रेफरेंस पीएससी को दे रखी है, पीएससी प्लाटून कमांडर को, तो आपको वही मिलेगा, आपको नागरिक पुलिस नहीं मिलेगी आपको। इसलिए आप ध्यान रखना, इसको सही से भरना, उसमें वरीयता क्रम आप देना अनिवार्य है, और एक बार देने के बाद उसमें कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह आप जरूर याद रखिए। तो आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब वो कैसे करना है मैंने अभी बताया आपको। जैसे आपका ये है, ये नागरिक पुलिस है, पहले नंबर पर आप इसे रखोगे, प्लाटून कमांडर दूसरा है, दूसरे पर आप इसे रखोगे, ये तीसरा है, तीसरे पर आप इसे रखोगे। ऐसा कुछ लोग क्या करेंगे, ये तो सब करेंगे कि पहले पे ये रख लेंगे, और जो ये क्या नाम आपको, ये जो एसएफ वाला है, ये गै जो है, ये गै जो है, ये गै यहां रख देंगे दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर कर देंगे ये है वाला, ये समझे ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे जिसको ये पसंद है कि भाई मैं तो मेट्रो में ही रहूंगा, मैं तो हमेशा हवाई अड्डे पर ही रहूंगा, ऐसे मैं तो उसमें ही रहूंगा, मुझे नागरिक पुलिस से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई नहीं करना है ऐसा, मुझे दबंगाई नहीं दिखानी है, तो आप इसमें रहिएगा। तो ऐसे वरीयता क्रम देना है। तो सही आसान तरीका ये है कि जिस क्रम में है उसी क्रम में आप भर दीजिए, कोई छेड़छाड़ ना करिए, ये आसान है। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक हमारी बात हो गई थी। हाँ, एक बात हो ध्यान रखिएगा, इसे भारत का नागरिक तो भर सकते हैं, तिब्बती शरणार्थी भी भर सकते हैं, और जो भारतीय मूल के लोग हैं जो यहां से आए हैं वो भर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट ये हो गई है कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट, यानी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए में या बीएससी में या बीकॉम में या किसी अन्य एग्जाम में, जो आप कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और अभी आप पर रिजल्ट नहीं आया है, 11 सितंबर जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले आप पर रिजल्ट नहीं आया है, मार्कशीट आपकी नहीं आई है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। जो अपेयरिंग वाले हैं, जिनकी 11 सितंबर तक रिजल्ट आ चुका है, जिनकी मार्कशीट मिल चुकी है, कितने कितने मार्क्स है वो आ चुका है आपका, भले आपको मार्कशीट ना मिली हो, नेट पर ही हो, नेट पर ही आपने देखी हो तो भी चलेगा, और आपका रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए। लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपेक्षित अर्हता धारित करनी चाहिए, उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय यानी उस समय तक आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ये अपेयरिंग वाले जो अपेयर्ड हैं वो ये फॉर्म
नहीं भर सकते, वो इसके लिए सक्षम नहीं है। अपेयरिंग वाले, तो अपेयरिंग वाले संबंध क्या होंगे कि अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। जिनका रिजल्ट नहीं आया है या 11 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आएगा, वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे, है ना। अधिमानी आहारता से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि मेरे पास तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, मेरे तो बनी गया दरोगा। ऐसा नहीं होगा। ये कंडीशन तब की है बच्चों, जब अगर जैसे आपका 400 मार्क्स का पेपर है और जो लोवेस्ट मेरिट है मान लिया 280 है, इस 280 पर दो बच्चे ए और बी, इन दोनों के मार्क्स समान हो गए 280 280, तो इनमें से अगर किसी एक के पास इसमें से कोई एक भी अधिमानी आहारता है तो उसको वरीयता दी जाएगी। फिर यानी किसके पास ओ लेवल है, डोएक का, प्रादेशिक इसमें सेना में 2 वर्ष का अनुभव है और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो उसके और उनके मार्क्स बराबर हो गए हैं, तब ऐसा होगा। अगर मार्क्स बराबर नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। ओ लेवल है मैं तो बने गया हूं, ऐसा नहीं है। इसमें अधिमानी आहारता का मतलब होता है जब मार्क्स बराबर होंगे तब ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कुछ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए जो 21 वर्ष आयु है ना, जो आयु है वो बहुत मेन है। इसमें मैं आपको श्रेणीवार बताता हूं कितनी आयु किसको चाहिए होती है। इसमें यहां आते हैं कॉलम में, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये देखिए सबसे पहले देखते हैं, आप जानते हैं कि जर्नल की आयु जो है वो 28 वर्ष है। जर्नल की आयु कितनी है, 28 वर्ष है। उस 28 वर्ष के साथ 3 वर्ष की छूट मिली है। 3 वर्ष की छूट प्रत्येक कैटेगरी को मिली है, चाहे वो कैटेगरी जर्नल की हो, चाहे वो कैटेगरी ओबीसी की हो, चाहे वो कैटेगरी जो आपकी एससी की हो या एसटी की हो। सभी को 3-3 वर्षों की छूट मिली है। ये विशेष छूट है, और जो छूट पहले से चली आ रही है ओबीसी और एससी एसटी की, वो तो रहेगी। इसमें 3 साल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। जनरल को क्योंकि कोई छूट नहीं मिलती है, तो जनरल को जो 3 साल की छूट, जो विशेष छूट मिली है वही मिलेगी। तो जनरल का जो व्यक्ति है वो 31 साल का अगर है, आपका जो डेट है इसमें 1 सितंबर 2025 तक, अगर ये डेट है इस तक वो 31 साल का हो चुका है कंप्लीट, तो फॉर्म नहीं भरेगा। इससे पहले बस ना 31 वर्ष मैक्सिमम आयु है। 31 वर्ष मैक्सिमम आयु है जनरल वालों के लिए। छूट के बाद ओबीसी को 28 के साथ, आप जानते हैं 28 प्लस 5 पहले से थी, जो पहले से मिली हुई आ रही है, तो कितनी होगी ये 33 साल होगी, प्लस 3 साल की विशेष छूट, तो कितनी हो गई 36 साल होगी, 36 ईयर होगी। तो 36 साल तक ओबीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यही छूट जो है एससी वालों को है, 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष 8 वर्ष की होगी, तो उनको भी यही है। यानी एससी और एसटी वाले भी जो 36 साल तक के व्यक्ति हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 21 तो मिनिमम आयु है, 21 वर्ष तो मिनिमम है, 21 से 36 तक के साल के भर सकते हैं। बस दोबारा सुन लीजिए, जनरल का व्यक्ति 21 से 28 के बीच का होना चाहिए, ओबीसी का व्यक्ति 21 से 36 के बीच का होना चाहिए, एससी एसटी का भी यही होना चाहिए, वो फॉर्म भर सकता है। अब इसमें डेट कब से कब तक का, जो इसके बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, जब आप बर्थडे मनाते हो अपना, अगर इस बीच में बर्थडे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर वो व्यक्ति एससी का, अब बात आ रही होगी कि जनरल के बारे में कि ईडब्ल्यूएस को एज में छूट नहीं मिलती, याद रहेगी बात। वो यही जो सामान्य चली आ रही है 28 प्लस 3 वही छूट रहेगी, एक्स्ट्रा छूट नहीं रहती है ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसे देखो आप आगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, ये सब अधिकतम ये है। तो इसमें कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस नहीं है ना, कि ईडब्ल्यूएस को जो है वो एज में छूट नहीं मिलती। वो जो जर्नल वाली छूट है 3 साल की, वो वही उस पर लागू होगी। जो छूट 3 साल की मिली वो ईडब्ल्यूएस पर भी लागू होगी।
जो 3 साल की छूट है जो जनरल को मिली हुई है वो ईडब्ल्यूएस पर भी लागू है। तो ईडब्ल्यूएस वाला व्यक्ति भी 33-31 साल का अगर है तो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब देखो आप, ये देखो सामान्य, ये देखो श्रेणी की बात की है, ये अनुसूचित जाति की श्रेणी है कि अभ्यर्थी अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट तो अनुमान्य पहले से ही है, ये एससी के बारे में बताया जा रहा है। तो 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष 28 मिनिमम आयु है, तो 28 के साथ कितना जुड़ गया, 5 और 3 8 वर्ष जुड़ गए, 36 वर्ष की आयु होगी, 36 वर्ष तक का फॉर्म भर सकता है। उसका बर्थडे इसके बीच में होना चाहिए, कब, 2/7/1989। यानी एससी वाला जो बंदा है अगर उसका जन्मदिन 2/7/1989 89 से लेकर कब तक, ये ऐसा ही इसके लिए है जो नागरिक पुलिस के लिए 1/7/2004 1/7/2004 के बीच में अगर एससी वाले का बर्थडे आता है यानी तो फॉर्म भर सकता है। हम चाह रहे थे कि भाई इसमें 5-7 साल की और छूट मिल जाती तो हम लोग भी फॉर्म भर देते, है ना, पर ऐसा तो हुआ नहीं है कि 7 साल की छूट कौन देगा। तो खैर, तो छूट वो मिली नहीं है तो हम लोग फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। तो हमारी तो खैर हाइट भी नहीं, क्योंकि हाइट 168 चाहिए और अपनी हाइट इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ के लोग हैं जिनकी हाइट है वो बेचारे पछता रहे हैं कि हाय सरकार 7 साल और बढ़ा देती, 5 साल, तो हम भी फॉर्म भर देते। खैर, तो इसके बीच में अगर बर्थडे है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही 1/7/2004 1/7, इन दोनों में सेम वही एज है, सबके लिए वही बराबर एज है। यानी एससी वाला इसके बीच में अगर है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जनजाति के लिए सेम टू सेम वही है, बिल्कुल 2/7/1/7, यानी इसके बीच में आपका बर्थडे पड़ना चाहिए। ये देखो अब आप, ये आ गया ओबीसी, सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी के होते हैं। ये देख लीजिए आप, ओबीसी को मैं अलग से बता देता हूं जूम करके। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग 28 + 5 33 + 3 36 साल तक का, वही है 2/7/89 से 1/7/2004, सेम टू सेम सभी के लिए वही आयु है। यानी इसके बीच में अगर आपका बर्थडे है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका जन्मदिन जैसे ये 1/7/89 के हैं, आप 1 के हैं तो नहीं भर सकते। अगर आप 2 के हैं तो उसके बाद भर सकते हो। यहां पर अगर आप 1/7 में पैदा होगे तो अच्छी बात है, भर सकते हो। अगर आप 2 में पैदा होगे, गलती से 2/7 में पैदा होगे तो आपकी आयु 21 साल से कम होगी। 21 से कम होगी तो जाओ भाई, फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो ये हो गया आयु। ये उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के लिए वही सेम टू सेम है, बिल्कुल, है ना। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, इनके थोड़ा सा अलग होता है मामला। भूतपूर्व सैनिक भी इसमें देख सकते हैं क्या वास्तविक आयु मानस सेवा की अवधि निकालनी पड़ती है उसके लिए, ये इनके लिए है। शारीरिक दक्षता, ये आप नाप तोल वाली बात होगी। भर्ती प्रक्रिया, इसे आगे देखते हैं अभी और क्या है, ये आ जाओ आप देखो। लिखित परीक्षा होगी आपकी, और लिखित परीक्षा में क्या है देखो, लिखित परीक्षा वही है सेम टू सेम 400 अंकों की है, सामान्य हिंदी पिछली बार जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। चेंज जो थोड़ा सा आगे आएगा अभी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वही सामान्य हिंदी 40 की है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये रीजनिंग है, मैथ है, सब उतने मार्क्स के हैं। ये है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, जितना मर्जी उतना ठोक के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूल विधि, संविधान से, सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन आएंगे ये तय नहीं होता है। कई बार संविधान से 16 आ गए हैं, यहां से 16 क्वेश्चन आ गए हैं, यहां से 8 आ गए हैं, तो कुल मिला के 24 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी जो है 16 क्वेश्चन आपके जो है इससे आ जाते हैं सामान्य ज्ञान से। तो मूल विधि और संविधान, इनके बारे में तो जब हम पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ पूरे डिटेल में कि कहां से क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, ये है ना, ये आप याद रखिएगा। ये देखिए आप, दूसरी चीज ये लिखा हुआ, बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को या एक पारी में या एक से अधिक पारी में करवा सकता है। लिखित परीक्षा करवा सकता है
कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से होगी। कलम कागज और दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, है ना। तो ये कागज कलम लाके दिल आपके नाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए आप। कागज और कलम का मतलब है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। ये अच्छी बात है। शायद उसमें अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो धांधलेबाजी ना हो, जैसे कि यूपी कोस्टल का एग्जाम हुआ था इस तरह का। तो कागज और कलम आधारित लिखित परीक्षा होगी, वो हमारे पर होगी। 2 घंटे का टाइम होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल मिला के 160 क्वेश्चन होंगे। कठिन काम है, आसान काम नहीं है, है ना। ये देखो आप, इसमें क्या है भाई, लिखित परीक्षा 2 घंटे में बता दिया आपको। 4 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। स्कैनिंग ये सब तो पता ही आपको, कुछ नहीं करना इसमें तो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन, ये देखिए आप, लिख दिया गया है कि संचालित कराए जाने नियमावली 2000 के नियम के तहत अनुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के पर सामान्य यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी। संबंध में बोर्ड की सूचना विज्ञप्ति संख्या ये दिनांक इतने में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी नॉर्मलाइजेशन होना है, किस्मत का खेल खेला जाना है। यानी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस्मत का खेल तो होना ही है, तो किस्मत की जरूर चलेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब किस्मत ही है। ये मान लीजिए आप, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। ये है, ठीक है। ये तो पात्रता होगी, अभी लोगों की समीक्षा होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ये हाइट होगी 168 चाहिए ओबीसी को, जन इनको सामान्य ओबीसी एससी इनको चाहिए 168, और एसटी के लिए 160, महिलाओं के लिए 152। ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें जानना नहीं है। सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और जो ये सब ओबीसी और जो आपका नाम एसटी है उनके लिए चाहिए 160, 160 चाहिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। ये हाइट चाहिए आपको। ये हाइट हो गया। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे भाई साहब। देखिए, बोर्ड ने मना कर दी कि वेटिंग लिस्ट, जैसे ना अभी आंदोलन चला था दिल्ली में एसएससी को लेकर कि वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, बोर्ड ने मना। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी, यानी हम कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। आप कितना चिल्लाते रहिए। यानी जैसे भर्ती होती है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग दूसरी जगह भर्ती हो जाते हैं, तो उन सबको लेकर समस्याएं होती हैं, तो वो फिर जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं उनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। ये बात होती है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीज होती है। तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है फिलहाल। आयु सीमा में छूट हो ही गई है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। सब छूट वाला है। हाँ, ये देखिए आप, एक चीज और, फोटोग्राफ। फोटोग्राफर का बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। रियल टाइम फोटोग्राफ चाहिए, लाइव फोटो चाहिए, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तभी का फोटो होना चाहिए आपका। रियल टाइम फोटोग्राफ, रियल टाइम फोटोग्राफ चाहिए आपका। वेब कैमरा होगा सामने, वो आपका फोटो खींचेगा, वही फोटो आपके एडमिट कार्ड पर आना है ना। कोई मास्क
कपड़ा यहाँ आप नहीं लगाओगे उस पर, यानी आपका बिल्कुल बिना चश्मे के फोटो होना चाहिए। तो आपका फोटो रियल फोटो होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपका फोटो होना चाहिए, उसे बोलते हैं रियल फोटो। तो ये आप जान लीजिए, ये हो गया है। हस्ताक्षर की बात भी इस बार थोड़ा सा अलग कर दी इन्होंने। हस्ताक्षर में क्या किया गया है, इंग्लिश में मांगे हैं केवल हस्ताक्षर। देखिए, अभ्यर्थी को बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना है, ये उसका साइज है, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। हस्ताक्षर की छवि जेपीजी में होनी चाहिए, फाइल का साइज ये, हस्ताक्षर केवल आवेदन का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। दूसरी बात है, और हस्ताक्षर में ध्यान रखिए, आप काले पेन से करने हैं, और जो साइन आप करो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपका नाम मान लिया मोहित है, तो मोहित में एम जो होगा वो कैपिटल आएगा, और बाद में जो लेटर आ जाएंगे ये छोटे आ जाएंगे, इस तरह का। यानी पहला लेटर क्या चाहिए आपको, कैपिटल, इसे बोलते हैं रनिंग। तो इस तरह का चाहिए आपको, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। तो पहला अक्षर आपका बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे, है ना, और काले पेन से होंगे, और इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। ये सिलेबस है। सिलेबस के साथ एक चीज और देखो, आप ध्यान करो, ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब सितंबर तक का, जब वो फॉर्म भर रहे हो 11 सितंबर तक का 2025 तक, इस महीनों के बीच आपका ओबीसी का कास्ट जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, और इसी के बीच का ईडब्ल्यूएस वालों का होना चाहिए। इन दोनों का चाहिए, इसी के बीच का। एससी एसटी को कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि किसी ईडब्ल्यूएस ने 2024 में बनवाया, अब 2024 के बाद मान लिया उसने जमीन खरीद ली, उसने बहुत सारे मकान खरीद लिए, कुछ काम कर लिया उसने, तो उसके पास तो प्रॉपर्टी होगी ना बहुत सारी, तो अब तो ईडब्ल्यूएस में नहीं रहा। इस वजह से ऐसे किया जाता है। इसी तरह से ओबीसी का होता है कि सरकार बहुत सारी जातियों को सामान्य से ओबीसी में ले आती है, कहीं को ओबीसी से एससी में ले जाती है, तो इसलिए ओबीसी में जातियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसलिए ओबीसी का हमेशा नया सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यही किसका हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया सर्टिफिकेट। तो ये चीजें हो गई। तो ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, इन दोनों के लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो 1 अप्रैल से 11 सितंबर के बीच का चाहिए होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये सिलेबस है आपका। सिलेबस का डिस्कस हम वैसे तो क्लास में करेंगे, लेकिन फिर भी आप जानते हैं हिंदी में जो पिछली बार का सिलेबस था सारा सिलेबस वही है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। हिंदी हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण सब वही चीजें है, कोई इसमें अंतर नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो है आपका यही से है, पूरा सिलेबस आपका इसी तरीके से है। सारा सिलेबस आपका यही है, ठीक है ना। बाकी फॉर्म की बातें होगी। तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। फॉर्म भरे जाने हैं, कब से ओबीसी का सर्टिफिकेट कब से चाहिए, ठीक ना, कितनी फीस है, क्या क्या चीजें करनी। अब समय आ गया रणनीति बनाने का, स्ट्रेटजी बनाने का। 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करना, और मेरिट जान लीजिए 340 से कम मेरिट नहीं जाएगी। पेपर चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो, 330 और 40 के बीच में जिसका स्कोर होगा वो सेफ माना जाएगा। जैसा कि पिछले इतिहास के आधार पर आप देख लीजिएगा, 80% और 85% के आसपास टोटल में से 400 में से मेरिट जानी है। अब इतने क्वेश्चन 160 क्वेश्चन 2 घंटे में करना भी है, ओएमआर शीट भी खाली करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वाली क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि इतने कम समय में 160 क्वेश्चन कैसे करें और किस तरीके से करें और कैसे पढ़ा जाए कि सिलेबस आपका जब तक एग्जाम, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी तय नहीं है, पर यह मान के चलिए एग्जाम जल्दी हो जाएगा, जनवरी तक आपके एग्जाम की संभावनाएं हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है
कि शायद जनवरी तक या फरवरी तक आपका एग्जाम कर दे कि अप्रैल में 2026 में चुनाव है पंचायत के, अप्रैल मई में, तो उससे पहले पहले आपका एग्जाम हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो इतने दिन में सिलेबस कैसे तैयार करना है, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगली क्लास में इसी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।